नमस्कार साथियों का पुनः आप सभी का स्वागत है ओम पुष्प क्लासेस द कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हिमाचल पुलिस का है, हिमाचल प्रदेश का कंडक्टर की जो भर्ती है उसका शेड्यूल एडमिट कार्ड आ चुके हैं और 10 दिसंबर को उसका एग्जाम जो है वो होने वाला है। तो मैं आज आपके बीच मॉक टेस्ट लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। हम 10 मॉक टेस्ट जो है आपके बीच उपलब्ध करवाएंगे और हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है वो देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम पहला मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, सघोष वर्ण कौन सा वर्ण है? इनमें से सघोष वर्ण आपने बताना है। विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं कि सघोष वर्ण होता क्या है, किन्हें हम सघोष वर्ण कहेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जब हम किन्हीं वर्णों का उच्चारण करते हैं, उन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे गले में कुछ कंपन हो, गले में क्या हो, कंपन हो, मतलब थोड़ी हिलचुल हो, कंपन जैसी ध्वनि हो, तो हम कहेंगे वो वर्ण कैसे वर्ण है? सघोष वर्ण कहलाते हैं। देखिए, जो भी अगर आपने वर्ग पढ़े हो, जैसे कवर्ग की बात करूं, कवर्ग में आपने देखा होगा क ख ग घ ड़। देखिए, जो पहले दो वर्ण होते हैं क ख, यहाँ पे इनको हम अघोष वर्ण कहते हैं। अंतिम तीन वर्णों को हम संघोष वर्ण कहते हैं। ऐसे ही आगे तो जो वर्ग आएंगे, जैसे चवर्ग आएगा, चवर्ग के भी पहले दो वर्ण अघोष, अंतिम तीन वर्ण सघोष। इसी प्रकार आगे जो वर्ग आएगा, तवर्ग या पवर्ग या टवर्ग, जो भी वर्ग आएंगे उन सभी के जो पहले दो वर्ण होंगे वो कहलाएंगे अघोष और अंतिम तीन वर्ण कहलाएंगे सघोष। तो विद्यार्थियों देखो, प की बात करें तो प जो है पवर्ग का पहला वर्ण है, तो यह अघोष है, सघोष तो नहीं। अगला थ तवर्ग का दूसरा वर्ण है, और अगर ये दूसरा वर्ण है तो ये भी अघोष है, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। अगर सी की बात करें, ब की अगर बात करें तो देखिए प फ ब भ म, ये तीसरा वर्ण है पवर्ग का। और तीसरा वर्ण मैंने आपको बताया, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होते हैं ये सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन, सॉरी ब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। तो पहले का उत्तर है सी। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? विद्यार्थियों, सबसे पहले बात हम करेंगे कि उच्चारण स्थान ही क्या होता है, उच्चारण स्थान हमें किसे कहते हैं। देखिए, जब हम किसी ध्वनि, किसी वर्ण का क्या करें, किसी भी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं, तो वो जब हम उच्चारण करेंगे मुख के किसी ना किसी भाग से उच्चारित होगा, मुख के किसी ना किसी भाग से उच्चारित होगा। तो ऐसा स्थान जहां से वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे ल और स का जब आप उच्चारण करोगे तो आपके दंत के साथ इसका उच्चारण स्थान रहेगा, आपकी जीवा जो है दंत के साथ टकराएगी, इसलिए हम दंत इसका उच्चारण स्थान रहेगा। तो ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलते अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आज का, नीचे दिए गए शब्द में शुद्ध जगत वाला शब्द क्या है? तो देखिए, लिखने का सही तरीका, ये सच्चिदानंद, ये तो गलत है, ये भी गलत है। सचितानंद नहीं होता, सचिदानंद, सचिदानंद ये भी नहीं है, डबल च लगता है, ये देखिए ना। अगर लिखने का, वैसे तो पहला भी ऑप्शन गलत है इसमें। अगर लिखने का तरीका मैं आपको यूं बताऊं तो ये आधा च, पूरा च, जो मात्रा लगेगी छोटी ई की वो बड़े च पर जाएगी। ठीक है, इसके पीछे का कारण मैं बताता हूं आपको। सचिदानंद ये लिखने का तरीका होगा। ऑप्शन ए वैसे आप राइट रखिए, लेकिन लिखने का यहाँ पे जो मात्रा लगी थी वो छोटी च पर लगी थी। देखिए, आप कभी भी मात्रा आधे शब्द पर नहीं लगा सकते, मात्रा हमेशा लगती है पूरे शब्द पर। क्योंकि जो आप खुद सोचिए, आप जो पहले से कोई अगर व्यक्ति है जो लंगड़ा के चल रहा है, जिसकी एक लात काम नहीं कर रही, आप उसका सहारा लेके थोड़ी चल पाओगे। तो जो लंगड़ा है, जो आधा है, उसका सहारा कैसे ले पाओगे? सहारा आप उसका लोगे जो पूर्ण है। अब देखो, ये च पहले से आधा था, इस पे आपने मात्रा डाल दी, ये वजन कैसे सह पाएगा? इसका वजन वही सह पाएगा जो पूर्ण है। तो मात्रा हमेशा पूरे शब्द को लगती है, तो च ये यहाँ पे इस मात्रा में लगेगी। तो सचिदानंद यूं लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए आप सही मानिए, लेकिन ये मात्रा जो थी ये बड़े च पर आ रही थी, तो ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक आप मान सकते हो। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है महोदय। देखिए, महोदय में का सही संधि विच्छेद करना है। महोदय दो शब्दों से मिलकर बना है, ये पहला ऑप्शन गलत है। महाजमा उदय नहीं होता, महान उदय भी नहीं होता, महाजमा उदय ये राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका जो रहेगा राइट रहेगा, महाजमा उदय। इसकी जो अंतिम मतलब आपकी ध्वनि है ह हलंत जमा आ, और इसकी शुरुआती ध्वनि आपकी उ। जब कभी आ और उ मिलते हैं तो ये मिल करके ओ का निर्माण करते हैं।
जब ओ का निर्माण बनेगा तो ऑब्वियसली बात है ह को ओ की मात्रा आगे द और य, महोदय। तो ऐसी संधि जब आ और उ मिलकर के ओ का निर्माण करे, ऐसी संधि को हम गुण संधि कहते हैं। तो इस संधि के प्रकार आपने अगर पढ़े हो, दीर्घ संधि, ह्रस्व संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, ये सभी संधि के प्रकार है। तो ये गुण संधि हो रही है यहाँ पे, और महा जमा उदय आपका सही आंसर रहेगा। ये आज का चौथा प्रश्न। चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए सबसे पहले हिंदी भाषा की अगर लिपि की बात करूं तो देवनागरी आप सभी को पता है। गुरुमुखी किसकी लिपि है? ये पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। अगर बराही की बात करूं तो विद्यार्थियों बराही क्या थी? बराही किसी समय में, मतलब अगर प्राचीन काल की अगर बात करें हम 5 ईसा पूर्व से लेकर के अगर हम बात करें लगभग 350 ईसा पूर्व तक, ये टाइम पीरियड आपको अगर मैं बात करूं अशोक का टाइम पीरियड रहा, इस समय तक अशोक रहे हैं। अशोक अगर आपको पता कौन थे अशोक, इतिहास अगर आपने पढ़ा हो तो अशोक जो थे मौर्य वंश के तीसरे मतलब राजसी सम्राट थे, एक महान सम्राट ये हुए। इनका टाइम पीरियड ये रहा है और इनके टाइम पीरियड की ये भाषा रही है बराही। उस समय की जितनी भी भाषाएं होती थी उसका संबंध, उसकी लिपि जो थी वो बराही होती थी। तो ये प्राचीन भाषा है हमारी। मतलब आज वर्तमान में जितनी भी भाषाएं, काफी भाषाओं का जो विकास है वो इस बराही लिपि से हुआ है। गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है, हिंदी की लिपि देवनागरी, और सौराष्ट्री भाषा जो है ये सौराष्ट्र में बोली जाने वाली, एमपी के एरिया में बोली जाने वाली एक भाषा है। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई हैं। चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड टू देम। देखिए शुड टॉक टू देम, टॉक्स टू देम, टॉक टू देम एंड टॉकिंग टू देम। देखिए बात समझिए इसको। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डबल दो व्यक्तियों की बात हो रही है, अगर सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन चुका है। सब्जेक्ट कैसा बन चुका है? प्लूरल सब्जेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पे टॉक्स तो आ नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ टॉक्स आएगा। अगर टॉक की बात करें तो ये बात कभी भी आपको लग नहीं रहा कि पास्ट में हो रही है, और कॉन्टिन्यूस की तो बात हो ही नहीं रही क्योंकि ना ही यहाँ पे इज एम आर का यूज हो रहा है, ना वॉज वर्क का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस टेंस तो हो नहीं सकता, टॉकिंग तो कभी लगेगा नहीं। पास्ट का भी नहीं है तो टॉक इसका सही है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप वर्ब कैसे यूज करते हो? सिंगुलर वर्ब यूज करते हो। टॉक इसका सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे टॉक आएगा कि नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड टॉक टू देम। आई होप आपको क्लियर हुआ। चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। आज का सातवां प्रश्न है, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। देखिए अगर बात करें सिंस मॉर्निंग तो ये टेंस कहां से आ रहा है? देखिए टेंस अगर आपने पढ़े हो तो जब हम सिंस वर्ड या सिंस या फोर का यूज किया जाता है तो ये टेंस तीन प्रकार का बन सकता है। ये तो बन सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या बन सकता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या बन सकता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए अगर फ्यूचर की बात होगी तो लगेगा विल बीन एंड शैल बीन। ठीक है, तो विल बीन शैल बीन ऑप्शन में ही नहीं है तो ये ऑप्शन पहले से कट हो गया। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो वर्ड यूज किया जाता है हैड बीन, हैड बीन। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे वर्ड यूज किए जाएंगे हैज एंड हैव, आगे बीन। और आपको हमेशा याद रखना ये जितने भी टेंस कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन सभी के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। तो देखिए रीड ये तो लगेगा ही नहीं। अब ये दो ऑप्शन बचे, देखिए आई के साथ हैज कभी नहीं लग सकता, आई के साथ हैव लगता है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाते। तो ऑप्शन बचा ए, तो हैड बीन, आई हैड बीन दिस बुक सिंस, आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, तो ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। चलते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, चेंज द एक्टिव टू पैसिव वॉइस, वी कैन टीच यू। तो अगर चेंज करोगे इसकी वॉइस तो क्या करोगे? यू पहले आएगा, यू कैन बी टॉट, बी जो है वो चेंज हो जाएगा अस में, टॉट बाय अस। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। तो चलते हैं आज के नौवें प्रश्न की ओर। आज का नौवां प्रश्न है, चेंज द डायरेक्ट स्पीच, आई सेड टू माय फ्रेंड कैन यू स्विम। देखिए अगर इसकी बात करें, चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। डायरेक्ट स्पीच में करोगे तो सेड जो चेंज होता है आस्क में चेंज हो जाता है। आई आस्क माय फ्रेंड क्या, कि वेदर वेदर कैन यू स्विम, ही कुड स्विम। तो आई होप इसका जो आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नौवे का ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर।
10वां प्रश्न है माई सिस्टर हैज रीड। देखिए यहाँ पे आपने करना है फाइंड द एरर, फाइंड द एरर। आपने देखना कि एरर कहां पर है। ए सेंटेंस, ए पोर्शन ये बी में तोड़ा, सेंटेंस को तोड़ा गया पार्ट्स में। ए पार्ट यहां तक है, बी पार्ट यहां तक है, सी पार्ट यहां से यहां तक है और डी पार्ट नो एरर। आपको एरर देखना है कहां, तो ए में एरर, बी में या सी में। देखो यहाँ पे एक फ्रेज यूज की जा रही है, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। देखो अगर आपने कभी इंग्लिश में एक फ्रेज सुनी हो, जो फ्रेज होती है वो होती है पेज आफ्टर पेज, नॉट पेजेस आफ्टर पेजेस। फ्रेज होती है पेज आफ्टर पेज। तो यहाँ पे एरर जो है वो सी के अंदर है। यहाँ पे होना क्या था, माई सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस होना था। तो सी में एरर रहेगा। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ। चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य किस वर्ष लड़ा गया। देखिए अगर मैं बात करूं 1757 में, 1757 में युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम प्लासी की लड़ाई बोलते हैं। मैं बात करूं इसके साथ थोड़े इतिहास की, तो देखिए प्लासी की लड़ाई जो है बंगाल में हुई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुई थी। और अगर बात की जाए बंगाल जो प्रेसिडेंसी है मुगल साम्राज्य से अलग हुई है, इस बंगाल प्रेसिडेंसी का संस्थापक कौन था। ये प्रश्न अगर आपसे आ गया कि किस व्यक्ति ने बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी, तो ये आपने होमवर्क में आपको दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर बताइए कि बंगाल के संस्थापक किसे माना गया है। ये युद्ध जो है 1757 में प्लासी में होता है, सॉरी प्लासी का युद्ध होता है कहां होता है, बंगाल में होता है। देखिए बंगाल में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है हुगली नदी। ये भी प्रश्न बन गया, हुगली नदी कहां है, बंगाल में। इस हुगली नदी के साइड में एक बैटलफील्ड है, उस बैटलफील्ड है। और इस बैटलफील्ड में एक फूल थे, क्या थे यहाँ पे, फूल होते थे। और वो फूल किस चीज के थे, पलास के फूल थे, पलास के फूल थे। वही पलास से ये बन गया पलासी की लड़ाई। वहां पे फूल होते थे पलास के, उन पलास से बना पलासी की लड़ाई। तो हुगली नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था जिसे पलासी का युद्ध कहते हैं। 1757 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जो वहां बंगाल का नवाब था, बंगाल का जो समय का नवाब था। अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने मतलब नेतृत्व किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था। और अगर करें नवाब, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, वो थे सिराजुद्दौला। कौन थे, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने इस तरफ से मतलब नवाब जो थे बंगाल के, इन्होंने बंगाल की तरफ से युद्ध लड़ा था। इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था और युद्ध में सिराजुद्दौला की जो थी वो हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव की जो थी जीत हुई थी। और यहीं से आप बोल सकते हो कि बंगाल में जो था वो दोहरा शासन शुरू होता है। मतलब जो अंग्रेज थे वो अपनी मर्जी का पपेट, जिसे आप बोल सकते हो कठपुतली नामक राजा इन्होंने उस वहां पे बिठाया, जिसको आप मीर जाफर का नाम दोगे। ये मीर जाफर कौन था, इसकी कहानी अपनी एक बड़ी मतलब हिस्ट्री है। मीर जाफर जो था वो सेनापति था सिराजुद्दौला का, सेनापति था सिराजुद्दौला का। ये बड़े सारे आपको प्रश्न बता दिए। और इस मीर जाफर ने ही कुछ थोड़ा प्लान किया था, मतलब एक चाल खेली थी और रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल करके सिराजुद्दौला को हराया था। तो इसी वजह से सिराजुद्दौला हारा। इसको मैं युद्ध तो नहीं कह सकते, ये एक सोची समझी साजिश थी। तो ये प्रश्न आपके लिए काफी बन गए। यहाँ से कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, किस नदी के किनारे हुआ, बंगाल की तरफ से कौन लड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा, कौन जीता कौन हारा, किस सेनापति ने अंग्रेजों का साथ दिया इस युद्ध में, मीर जाफर ने। सिराजुद्दौला के बाद अगला नवाब भी कौन बना था, मीर जाफर ही बना था। बाद में मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बना दिया गया। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, हिस्ट्री कभी हम फिर देखेंगे, लेकिन आज का इतना ही। चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए 15 जैन इसका सही आंसर रहेगा। 15 जनवरी को जो है आर्मी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम पे अंग्रेजों की हुकूमत थी, हम पे ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश हम पे हुकूमत कर रहे थे। ब्रिटिशों ने लगभग 200 वर्षों तक हम पर राज किया, 200 वर्षों तक ये हम पर राज करते हैं। और जो हमारी आर्मी थी, उसके जो हमारी मतलब इंडियन आर्मी थी, उस आर्मी का जो नेतृत्व होता था, मेन जो बंदा होता था, कमांडर इन चीफ होता था, वो एक ब्रिटिशर ही रहता था। किसी भी भारतीय को मौका नहीं मिलता था कि वो भारतीय सेना को लीड करे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ था 15 जनवरी
को कि हमारे किसी भारतीय व्यक्ति को, जो कि के.एम. करियप्पा, जिसको आप बोलते हो के.एम. करियप्पा, इस व्यक्ति को भारतीय सेना की कमान सौंपी गई। और तब से हमने क्या किया, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाना शुरू कर दिया। किसी पहली बार भारतीय व्यक्ति को भारतीय सेना की कमांड सौंपी गई। इससे पहले हमेशा अंग्रेजों के द्वारा हमारा नेतृत्व किया जाता था, हमारी सेना का नेतृत्व किया जाता था। चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। भारत में मुद्रा नोट जारी कौन करता है? कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मुद्रा जारी करने के लिए। अगले चलते 14वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति इंपीचमेंट करता है, लेकिन राष्ट्रपति पर भी इंपीचमेंट की जा सकती है। अगर प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो आंसर होगा अमेरिका। और अगर बात आई कि संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया कहां से आई है, वो आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो वो अमेरिका से लिया गया। तो चलते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। देखिए, पेशवा को कहते थे पीएम। अब प्रश्न आ गया, चिटनीस किसको कहा जाता था? ये चारों शब्द जो है मराठा से संबंधित है। चिटनीस कहा जाता था उस समय जो मराठा साम्राज्य में सचिव होता था, सचिव को कहते थे चिटनीस। और अगर बात करें अमात्य की, अमात्य कहा जाता था उस समय जो वहां का मतलब मराठा साम्राज्य में जो वित्त मंत्री होता था, वित्त मंत्री को कहा जाता था अमात्य। और अगर बात करें सुमंत की, तो सुमंत किसको कहा जाता था? जो वहां विदेश मंत्री होता था, मराठा साम्राज्य में जो विदेश मंत्री होता था, उस विदेश मंत्री को कहते थे सुमंत। तो ये मैंने चारों टर्म्स जो थी वो डिफाइन कर दी। तो चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। दून और सपून घाटी किस जिले में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है दून और सपून वैली। चलते हैं अगले प्रश्न पर। झांसकर पर्वतमाला कहाँ स्थित है? देखिए, झांसकर पर्वत चूड़धार पर्वत श्रृंखला में नहीं है, आंतरिक में भी नहीं है, शिवालिक में भी नहीं है, बृहद जो बाहरी हिमालय है वहां पे ये स्थित है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे 18वें प्रश्न पर। बसपा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बसपा किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी नहीं है, चिनाब की भी नहीं है, यमुना की भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही रहेगा। लेकिन बता दूं, बसपा किसकी सहायक नदी है? सतलुज की सहायक नदी है बसपा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ। ये भी हिमाचल की एक महत्वपूर्ण नदी है। चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। कुंजम दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, कुल्लू जिले में स्थित है। कुंजम दर्रा जो है वो कुल्लू में है। चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। तारागिरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तारागिरी ग्लेशियर की अगर बात करें तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। सही आंसर इसका डी रहेगा। चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से कौन अलग करता है? स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से कौन अलग करता है? देखिए, झांसकर जो पर्वत श्रृंखला है, ये स्पीति और किन्नौर को, जो स्पीति वाला एरिया और किन्नौर वाला एरिया, इसको अलग करेगा आपके तिब्बत के साथ। तो तिब्बत से अलग करने वाला कौन है? ये जो बीच में पर्वत श्रृंखला आती है, झांसकर पर्वत श्रृंखला है। चलते हैं आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। तो शिला जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करूं 7026 मीटर इसकी ऊंचाई है, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं मैं। देखिए, और चलते हैं आज के 23वें प्रश्न की ओर। अच्छा, एक बात और इस प्रश्न में अगर हम देखें, चलो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि शिला जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 23वां प्रश्न, ऊना हमीरपुर जिले की पहाड़ियों का क्या नाम है? तो देखिए, हिमाचल में, अगर हिमाचल में जो हिमालय है, हिमालय को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। एक बात याद रखना, एक ऊपर जो है एरिया लाहौल स्पीति वाला, चंबा वाला एरिया, उसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालय। उससे बीच वाले एरिया को हम कहते हैं मिडल हिमालय। और ये जो नीचे हमीरपुर ऊना वाला एरिया, इसको हम शिवालिक रेंज कहते हैं। देखिए, शिवालिक रेंज में जो पर्वत होंगे उनकी ऊंचाई काफी कम होगी, लगभग 1500 मीटर तक, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और यहाँ पे जो मिडल हिमालय में रहेंगे, ये 1500 मीटर से लेकर लगभग 4500 मीटर तक इनकी ऊंचाइयां रहेंगी। और जो पर्वत 4500 मीटर से अबव रहेंगे, 7000 तक, 7500 तक, वो आपको ग्रेटर हिमालय में मिलेंगे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है। तो ऊना हमीरपुर जिले की पहाड़ियां शिवालिक रेंज के अंतर्गत आती हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलते हैं आज के 24वें प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं? देखिए, हिमाचल का जो आपको मैंने अभी पीछे बताया कि जो ऊपर वाला एरिया है स्पीति वाला और लाहौल स्पीति और चंबा वाला, इसको आप ग्रेटर हिमालय कहते हो।
इस ग्रेटर हिमालय को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है, एल्पाइन जोन। एल्पाइन जोन भी ग्रेटर हिमालय को कहते हैं। और यहाँ पे लाहौल स्पीति वाला एरिया है, तो बलह घाटी नहीं होगी, स्पीति घाटी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, सांगला भी नहीं, चंबा भी नहीं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं, क्योंकि अल्पाइन एक वृक्ष है और ये वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ज्यादातर स्पीति घाटी में पाया जाता है, लाहौल स्पीति के एरिया में पाया जाता है। चलते हैं आज भी 25वें प्रश्न पर। 25वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में हिमनद को क्या कहा जाता है? देखिए, ग्लेशियर को, जो हिमनद को स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो बड़ा शिगड़ी है, बड़ा शिगड़ी। ठीक है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये बड़ा शिगड़ी किस जिले में है, इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलते हैं आज के 26वें प्रश्न की ओर। आईटी टूल्स की बहुत मांग थी, आईटी टूल्स के क्वेश्चंस कुछ आपके समक्ष। तो पहला प्रश्न है, बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस है, बिजली की आपूर्ति है, इनपुट डिवाइस है, इनमें से कुछ नहीं, तो एक इनपुट डिवाइस है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 27वां प्रश्न है, एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग समाधान है जहां साझा संसाधन प्रदान किए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या रहेगा? क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है, इसका सही एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग समाधान है जहां साझा संसाधन जो है प्रदान किए जाते हैं। चलते हैं आज के 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सॉफ्टवेयर संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है जिसे अपडेट की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती? तो वो रोम। रोम की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो क्या हो सकती है? रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं आज के 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, कौन सा सर्वर वेब सर्वर को हमलों से बचाता है और प्रदर्शन और विश्वासहीनता लाभ प्रदान के लिए लाभ प्रदारित करता है? तो इसका ए ऑप्शन है क्लोज प्रॉक्सी, बी है ओपन प्रॉक्सी, सी है रिवर्स प्रॉक्सी और डी है एक या दो, दोनों मतलब। तो रिवर्स प्रॉक्सी जो है इसका सही आंसर रहेगा 29वें का। ये एक रिवर्स प्रॉक्सी जो मतलब वेब सर्वर है, ये हमलों से कंप्यूटर की मशीनों को जो है बचाता है। चलते हैं आज के 30वें प्रश्न की ओर। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग सिस्टम है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या इनपुट डिवाइस है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने जो भिन्न विषय लिए, जैसे लाइक हिंदी को हमने सॉल्व किया, इसके बाद हमने कुछ इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, हमने हिमाचल जीके को देखा, हमने कुछ इंडियन जीके को भी देखा, और लास्ट में हमने आईटी टूल के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। ये हमारा मॉक टेस्ट 1 था, मॉक टेस्ट 1। इसी के साथ अगला पेपर हम मॉक टेस्ट 2 लेके आएंगे। आपको निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न दिखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।